इतना कुछ हो रहा है ना मैम, नहीं हो पा रहा फिर वो चीज मैम, उस चीज का प्रेशर हम नहीं झेल पा मैम रहे। ऐसा लग रहा है फ्रस्ट्रेशन में है हम। मैम हमें तो फिर कुएं में कूद जाना चाहिए, हमारे पास तो मैथ्स भी नहीं। मैम ममता का ना माइक ना बंद कर दो, बनो पढ़ने नहीं देगी। मैम स्टार्ट करो आप। चलो चलो अभी पढ़ Yes, ma'am, start करो। पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद प्लीज ना ये सारे डिस्कशंस के लिए ना हम अलग से कॉल रखेंगे, ठीक है? Yes. पक्का से एक कॉल रखेंगे हम लोग, टेंशन मत लो। अभी रिवीजन कर लेते हैं हम पूरा का पूरा। देखो हर्षिका बोल रही है पुराने दिन, हर्षिका इज ऑल्सो अ ड्रॉपर। उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में 554 समथिंग स्कोर था शायद, 554 549। आप खुद देखो 549 स्कोर लाके भी शी इज टेकिंग अ ड्रॉप। मैम 12th में 90% थी। देखो तो हर्षिका अपने 12th में ज्यादा फोकस किया उस टाइम पे। मतलब आपको क्या लगता है कि आपका थोड़ा सा स्कोर अगर 600 प्लस से जाता तो आज आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में होते? आपने कहाँ गलती किया? मैम 11th 12th को स्टार्टिंग से अगर करती तो हो जाता फर्स्ट अटेम्प्ट में। आपको 11th में स्टार्टिंग से क्लासेस नहीं मिला होगा ना नीट वाला? नो मैम, बस 11th में ऑनलाइन पूरी हुई थी। उस टाइम पर पूरा कोविड था तो सब ऑनलाइन था, तो स्कूल की क्लासेस फिर ट्यूशन क्लासेस लेती थी, तो पूरा दिन उसी में ही चले जाता था। फिर 12th में हाफ ऑनलाइन था, तो आधा ऐसे ही चला। फिर उसके बाद स्कूल खुल गए तो प्रैक्टिकल्स वगैरह वगैरह उन सब में चला गया। अब आप लोग तो यहाँ पे वो हो ना कि जिसको 11th से क्लासेस मिल रही है अवंती से ही, वो भी नीट वाली, तो सीखो। अच्छा हर्षिका, आपको लगा कि 90% बोर्ड एग्जाम में लेके आना वर्थ था? मैम कोई नहीं पूछता। अब रिलेटिव्स में पापा भी एग्जाम्पल देते हैं कि उसकी लड़की ने ये कर लिया, तुमने कुछ भी नहीं किया। और जब लिटरली 12th में मेरे 90% मार्क्स आए, टीचर्स ने भी बहुत अच्छे से वो किया था। और मेरा मतलब कि जहाँ मैं ट्यूशन पढ़ती थी उन्होंने बोर्ड भी लगाए थे, बट अब उनका कोई फायदा ही नहीं है जब तक कुछ है ही नहीं, जब तक नीट में कुछ नहीं है। कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप 60 उसमें तो धूल मिट्टी जम जाती है बोर्ड्स पे, फिर कोई नहीं पूछता। लेके आना, कुछ नहीं होगा। सिर्फ 65 लेके आओ। और 65 बॉल पे बहुत अच्छे से बता रही हूँ बच्चों एक चीज में, कि आप लोग नीट पे फोकस करोगे तो इतने तो आ ही जाएंगे। मैम पर पेरेंट्स तो नहीं मानते ना, वो ये सोचते हैं कि तुम पढ़ ही नहीं रहे हो, तुम्हारे इतने नंबर आए हैं। टाइम के लिए मैम पेरेंट्स को 50% तो उसमें एमसीक्यू है बोर्ड में। सारे पेरेंट्स को ना एक दिन एक काम करेंगे हम लोग, कि आप लोग मत रहना, अपने अपने पेरेंट्स को बिठाना मेरे साथ कॉल पे, ठीक है? रिवीजन स्टार्ट कर दें, हाफ एन आवर निकलने वाला है। रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं अब हम लोग। तो आज की क्लास में हम लोगों ने फोकस किया है कि हम क्या करने वाले हैं, 3 चैप्टर्स हम लोग रिवाइज करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करेंगे। तो सब अपने कॉपी एंड पेन निकाल लो। आज आप लोगों का पता चलेगा कि कितना माइंड वर्क करता है। आज की क्लास आप लोगों के लिए एक नया एक्सपीरियंस रहने वाली है। एंड इस चैप्टर, इन तीनों चैप्टर्स का अगर मैं आपसे पूछूं कितना वेटेज रहता है, ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन आते होंगे तीनों चैप्टर से? 11%। 11%। तो फर्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ था, है ना? इस पूरे यूनिट में से 24 से 30 क्वेश्चन आ सकते हैं, सॉरी मार्क्स का, 24 से 30 मार्क्स का। तो इसका मतलब आज एंड ऑफ द क्लास हम लोग क्या करने वाला है, हम लोग अपने 24 से 30 मार्क्स सिक्योर कर लेंगे नीट एग्जाम के लिए। गारंटेड कि इतने स्कोर तो हम करके चलेंगे, जो कि आप ट्रेंड भी देख सकते हो कि अगर आप 23 वाला देखो ना, 23 में सिर्फ एक क्वेश्चन आया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से, जो मैंने आप लोगों को कल की या उस क्लास में कराया भी था, कल की क्लास में शायद वो कॉर्न टेसल्स वाला, कॉर्न टेसल्स वाला। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 3 क्वेश्चन आए थे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी 3 क्वेश्चन आए थे। अब ये ट्रेंड आप देख रहे हो कितना चल रहा है। तो मतलब रिप्रोडक्शन में तो 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो इतना ही आपका वेटेज कंसीडर, आप इसको करके चलना। सब अपनी कॉपी एंड पेन निकाल लो। कोई भी आंसर चैट सेक्शन में नहीं लिखेगा। अगर कोई डाउट होगा तो हैंड रेज कर सकते हो। ऑनेस्टली सबको आंसर करना है। सब नोटबुक मतलब अपनी नोट्स वगैरह सब बंद कर दो। हर एक स्लाइड के लिए आप लोगों को, मैंने 5 मिनट लिखा हुआ है, इनिशियली मैं आप लोगों को 3 मिनट दूंगी अभी। मैम आंसर का पोल में करना है? स्लाइड नहीं, कॉपी पेन लेके बैठो, लिखना है। पोल नहीं होगा, कॉपी पेन लेके बैठो सबके सब, उसमें लिखना है। इफ यू आर, अगर आप लोग कर सकते हैं तो अपना अपना कैमरास भी ऑन कर लो।
जिसका डेटा वाला इशू नहीं है, सिर्फ आज की क्लास के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैम एंड सीरियस। नेटवर्क अटक जाएगा, फिर स्लाइड नहीं दिखती सही से। हाँ, जिसके पास वाईफाई है, जिसके पास लैपटॉप है, वो कर सकता है। ठीक है, स्टार्ट करें। कॉपी पेन निकाल लिया सबने अपना? यस मैम। चलो फिर फर्स्ट स्लाइड। एक सेकेंड, ये सब 1 1 क्यों दिखा रहा है? ये 1 1 है। 1 2 3 4 5 नंबरिंग जैसे मैंने डाला वो एग्जैक्टली सेम नंबरिंग आप लोगों को डालना है। एक बार बता देती हूँ, स्टेटमेंट पढ़ो, जहां पे फिल इन द ब्लैंक्स है वहां पे कुछ आएगा वर्ड, वो आप लोगों को फिल करना है। एंड वो सिर्फ तभी फिल कर पाओगे अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा होगा। तो आज आप लोगों का ये चीज चेक होगा कि आप कितना अच्छे से एनसीईआरटी। ऑप्शंस नहीं है आंचल, आप लोगों को अपनी थिंकिंग पे वर्क करना है। ऑप्शन देके इजी थोड़े ना बनाना है आप लोगों के लिए। ऑप्शन देके तो सब कर लेते हैं, एक ने ये बोला बाकी सब भी ये बोल रहे हैं। आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो चुका है। जो आता है करो, नहीं आता है छोड़ दो। शैली ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, दीज आर द फिल इन द ब्लैंक्स। कॉन्टेक्स्ट थिंकिंग है ये। बोलते हैं ना हर कोई नीड कि आंसर्स जो एनसीईआरटी जो होते हैं एटलीस्ट 7 से 8 बार पढ़नी चाहिए। तो जिसने एनसीईआरटी पढ़ी अच्छे से वही आज के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। मैम 3 तो बन गए, मैम 2 में डाउट हो रहा है। हाँ बोला ना, जिस जहां पे डाउट है छोड़ दो। 1 2 3 4 ऐसे ही रहो। 1 का आंसर, 2 का आंसर, 3 का आंसर, ऐसे करके करो। यस मैम। क्यों गुजरेगा बेटा 1 महीना? ये थोड़ी ना कि एक ही चैप्टर को पढ़े जा रहे हो। पहले जो चैट सेक्शन में लिखना बंद करो, जस्ट फोकस। मैंने बोला था ना रूल, कोई चैट में कुछ टाइप नहीं करेगा। इसका हो जाए सिर्फ थम्स अप। मैम हो गया। 11 सेकेंड्स लेफ्ट। अब नेक्स्ट स्लाइड के लिए मैं 2 मिनट्स दूंगी, बिकॉज आई गेस 2 मिनट्स आर इनफ। हम ये आंसर कहाँ मिलेंगे इसके? आंसर सब मिलेंगे आपको। नेक्स्ट स्लाइड। टाइम स्टार्ट हो चुका है। कैमरा ऑन करो। चॉइस है आपका। And these are the exact NCERT lines. अब से सारे चैप्टर्स ऐसे ही कराऊंगी मैं आप लोगों को। लेट्स सी आज की क्लास का कैसा फीडबैक रहता है आप लोगों की साइड से, फिर हम लोग उसी अकॉर्डिंग रिविजन्स किया करेंगे। शबनम फोकस। मैम इनके आंसर्स कहाँ से मैच करेंगे बुक से बाद में? हाँ, आप लोग खुद से करना चाहोगे खुद से कर लेना, अनलेस आई गिव यू आंसर्स। हम क्लास के बाद कर सकते हैं ना बुक से? हाँ हाँ, क्लास के बाद बुक से कर। स्लाइड्स आप लोगों को शेयर करूंगी मैं। मैम हो गया। बेटा थम्स अप शेयर कर दो ना, बाकी बच्चे भी कर रहे हैं।
उससे पता चल जाएगा मुझे कितने बच्चों का हो गया। तुम सारे ऑफ नहीं करते क्लास, मुझे अच्छा नहीं लगा था इसलिए मैंने भी ऑफ कर दिया। ये शिवानी, पूरी क्लास अब से क्वेश्चन सेशंस ही हुआ करेगा। जिस पर्टिकुलर अगर आप लोगों को लगेगा कि मैम इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमारा ये वाला टॉपिक में ज्यादा डिफिकल्टी है, या फिर जो सबसे हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हुआ करेंगे ना, वो मैं आप लोगों को खुद से कराऊंगी। हाई वेटेज टॉपिक एंड एज वेल एज डिफिकल्ट वाले टॉपिक्स। उसके अलावा हम लोग आप लोगों को होमवर्क में देंगे कि आप ये वाला टॉपिक पढ़ के ना उसी से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट। और मैम जो नए टॉपिक्स ऐड हुए वो भी करा देना। एग्जैक्टली, वो भी मैं कराऊंगी आपको। स्टार्ट करो फटाफट। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। या अच्छा मैम मजा आ रहा है। थोड़ा दिमाग भी चल रहा है ना, बिकॉज ऑप्शंस में तो कुछ होता ही नहीं है। वो एक दो बच्चे बोल देते हैं फटाफट से, और दिमाग, क्योंकि मेन चीज होता है ना, क्वेश्चन सामने आया ना, हमें सोचना पड़ रहा है यहाँ पे मेन चीज। और एक चीज सोचते हैं ना तो दिमाग में और चीजें स्ट्राइक करने लग जाती हैं। अच्छा लग रहा है मैम ऐसे क्वेश्चन पेपर करके। मैम ऐसे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ एनसीईआरटी सही से पढ़ी है। एग्जैक्टली, वही मुझे आप लोगों को फील कराना है। हम जो बोर्ड की चिंता कर रहे हैं इससे पूरा भी हो जाएगा। बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए भाई और मैम हम नेक्स्ट टाइम और अच्छे से पढ़ के आएंगे ना। हाँ, एनसीईआरटी से आप लोगों को फोकस नहीं हटेगा फिर। मैम जो लास्ट क्वेश्चन में उसमें कौन सी ग्लैंड की बात की है? सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, बल्बो इथ्रल प्रोस्टेट, उन सब का। सबके? हाँ, तीनों ग्लैंड्स का। मैम उसमें जितनी भी थी उसमें कितने? मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट द, ऐसे लिखो। शैली अभी आंसर शेयर नहीं करने हैं, टाइम ओवर। मैम एक सेकंड, पीछे वाली स्लाइड कर दो, एक सेकंड। मैम ऐसे भी कितने स्लाइड्स हैं? मैम ऐसे भी कितने स्लाइड्स होंगे? बेटा करो अभी वाली स्लाइड मैम एक दिखा दो। 14th क्वेश्चन समझा दो। बेटा सारे क्वेश्चन समझाऊंगी एंड में सारे। यूरेथ्रा जो होता है ओरिजिनेट कहाँ से होता है, एंड एक्सटेंड पेनिस से होते हुए उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग क्या होती है। मैम आगे नहीं क्या स्लाइड? टाइम थोड़ा सा सोच के चलो, बिकॉज टाइम वाली चीज आप लोगों के माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए कहीं ना कहीं। जो सबसे बड़ी गलती आप लोग ना ऑफलाइन टेस्ट में भी करते हो, बहुत बच्चे ने किया था। अभी जब मैं आई थी ऑफलाइन टेस्ट में, बच्चे भाई 1.5 घंटा हो चुका था, सब बायो बायो में लगे हुए थे। शैली, आंसर्स नोटबुक में लिखना है, टाइप नहीं करने हैं। कॉपी पेन लो, लिखो। जब चीजें पढ़ते हैं, सुनते हैं, साथ साथ लिखते हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा बढ़ता है। मैम कितने क्वेश्चन लाए हैं अभी? 40। अच्छा, आई एम इन हॉस्पिटल, नो वरी शैली, फिर आप रिकॉर्डिंग के थ्रू कर लेना बेटा। इसे थक गए हो क्या?
ठीक है शैली, आप चार्ट सेक्शन में लिखते रहो, बट वो है ना कि लैपटॉप का स्क्रीन और वो दोनों एक साथ कैसे देखोगे, मतलब देखिए आप देख लो आप जैसे मैनेज कर पा रहे हो। अरे शैली आप व्हाट्सएप पे कर दो। ये सुल्ताना, आप लोगों का इंटरेस्ट ही तो मुझे चेक करना था। अभी क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान दो। आप लोगों का फीडबैक क्या रहा है आज की क्लास से, वो एंड में लूंगी मैं। Then ma'am, टाइम ओवर। नेक्स्ट। मैम पीछे वाली स्लाइड में थोड़ा टाइम देना चाहिए था, उसमें बड़े बड़े मैम मेरे क्वेश्चन में 3 3 फिल द ब्लैंक्स थे मैम। लेकिन इजी तो होती। यही तो टाइम मैनेज करना है। कोई बात नहीं, जो रह गया हो रह गया है। फिर नेक्स्ट इस स्लाइड में आप टाइम मैनेज करके चलो अपना, गलतियों से सीखो अपनी। हर स्लाइड के लिए आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। मैम हार्मोन के नाम लिख देना। आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता अभी। मैम सारे नाम लिखने हैं जितने भी है। मैम लास्ट क्वेश्चन में ऑर्गन्स लिखने हैं क्या? बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप, क्या डेवलप हो जाता है? डायरेक्ट एनसीईआरटी है, सोचो। फर्स्ट थर्ड थर्ड मैम सेकंड में दिया। वैसे बन तो रहे हैं, बस आप इससे थोड़ा सा पहले बता देते ना कि इस यूनिट का फिलअप्स होगा, तो एक बार रीड कर लेते थ्रूली एनसीईआरटी, तो ज्यादा अच्छे से हो पाता टेस्ट। एक्चुअली वो दूसरे वाले आप नेहा मैम वाले बैच के बच्चे आए हो ना, बट मेरे वाले बैच में बच्चों को पता था। डोंट वरी, कल का भी क्लास का पैटर्न एग्जैक्टली ऐसे ही रहेगा। कल के लिए मैं आपको बता दूंगी एंड फिर से हम लोग रिवीजन कर लेंगे थोड़ा दिन बाद। ओके मैम। मैम ने लिंक में लिखा रखा था रिप्रोडक्शन। आई गेस इट्स डन ना। एक्स्ट्रा 50 यस मैम। करो। मैम 28 वाले का तो आंसर दिया हुआ है। ओ हाँ, कोई बात नहीं, फायदा हो गया आप लोगों के लिए। सिग्नल यस मैम। वहां पे लेक्टेशन के नीचे आना था, फिल्म डबलेट्स। एट का तो आंसर है। मैम ये सारे ना एमसीक्यू के हैं, मतलब क्वेश्चन बेस्ड है, इसके ऑप्शन। मैम ये 28 वाला इसमें क्या करना है? इसमें तो सब कुछ है ही। हाँ तो उसको छोड़ दो।
डन मैम। हम हो गया। सेंड थम्स अप ओनली। बाकी बच्चे कर रहे होंगे ना, उनको डिस्टर्ब होगा ऐसे। मैम मेरी बायो की प्रैक्टिकल फाइल बन गई। नेक्स्ट स्लाइड। मैम कितने क्वेश्चन है ये? 100। मैम आप 30 करके करवा दो ना। बेटा इतनी जल्दी थक गए क्या? क्वेश्चंस करो जल्दी मैम जल्दी। थके नहीं है, मतलब आंसर्स देखने हैं। 40 क्वेश्चन लाए हूँ आप सिर्फ। ये सही भी लिखे हैं हमने या नहीं लिखे, ये देखना है। वो भी करेंगे डिस्कस, डोंट वरी। 40 क्वेश्चंस है। मैम आपने तो 40 बोला। 40 है, 40। मैम हमें डरा रही है बस, और कुछ नहीं। करो करो, टाइम मत वेस्ट करो। ऐसे टाइम वेस्ट ऑफलाइन टेस्ट में करते आप उधर। वो खोल रहे हैं तो ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, वो फिलअप्स पढ़ने हैं। एग्जैक्टली वही बोल रहे हो, शांति से करो। मैम अभी कितने मिनट बचे हैं? ओवर। मैम 2 मिनट बस। नो। हम कितना टाइम दे रही हैं आप? 2 minutes each slide। आपने स्टार्टिंग में 3 मिनट्स बोला था। स्टार्टिंग में 5 minutes मैंने बोला था, बट आई फील 5 minute बहुत ज्यादा है। इतना टाइम। मैम पिछले में तो मैम वो लिख रहे थे 3-4 तो वही लिखने थे मैम, लेयर्स के नाम। देखो ना, सबसे अच्छा तरीका बता रही हूँ, मैं भी टाइमर रोक रही हूँ। 1 मिनट के लिए सुन लो अब मेरी बात। क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया है ना? तो क्या करना ना, बाद में 5 मिनट दूंगी, लिख लेना उसको बाद में। जैसे ये वाला 32, इसमें बोलो ना टाइम लग रहा है, एक लिख दिया होगा, बाद में लिख देना। कर सकते मैम मैं ऐसे ही करती हूँ। इसको टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। अभी इन 5 पे ध्यान दो, बाकी छोड़ दो, उनको बाद में कर लेना। अच्छा चलो थोड़ा टाइम बढ़ा देती हूँ। नेक्स्ट टाइम से आप ही लोगों से विल डिस्कस कि ईच स्लाइड के लिए आप लोगों को कितना टाइम सफिशिएंट है। मैम बस पूरा वर्ड लिखना थोड़ी जरूरत है। हाँ, थोड़ा थोड़ा लिख लो। मैम ये जो आपने 38 वाला फिलअप इसमें मेडिसिन एरिया और वाटर लिली है, तो इसमें ये दोनों का अलग अलग पॉलिनेशन होगा तो वो लिखना है, या फिर एक ही है तो वैसे लिखना है? अगर अलग अलग लिख दो, एक है तो एक लिख दो। एंड करके लिख देना ना बीच में, फिर रेस्पेक्टिवली लिख देते हैं। मैम जो 39 क्वेश्चन है उसमें उसका मतलब की संख्या लिखनी है क्या, कितने वो लिखे थे हेड प्लेस पे? नाम लिखना है। ये किंग हेरोल्ड्स प्लेस पे क्या डिस्कवर हुआ था,
कौन सा प्लांट था, कौन सा? एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है। एक एक लाइन एनसीईआरटी से दिखाऊंगी अब मैं आप लोगों को। मैम ये लास्ट पेज पे है। यस मैम डेट्स वाला है ना? आपको पता है? हाँ टाइम ओवर। यस मैम। इसके बाद अब पहले आंसर दिखा दो। एक और बस क्वेश्चन, जहां पे ABC लिखा हुआ है ना, उनको लेबल करना है आपको। ऑप्शंस नहीं मैम? नहीं बेटा, ऑप्शंस देके इतना इजी थोड़े ना बनाना है आप लोगों के लिए कोई ये। मैम इसके 2 पार्ट्स तो पहचान लिए, छोड़ दे। हाँ, जितना आता है करो, नहीं आता है छोड़ दो। कीप इट सिंपल। नेगेटिव मार्किंग क्यों करके आते हो? क्योंकि भाई छोड़ने की आदत नहीं है हम लोगों को चीजें। वो आदत बनाओ। छोड़ देंगे बट नेगेटिव मार्किंग नहीं करके आएंगे, कुछ भी हो रहा है ना? यस। वही करना है हमको। आई थिंक इट्स डन ना? यस मैम। चलो अपना मेरे को आप लोग चार्ट सेक्शन में ये बताओ कि कितने कितने आप कर पाए आउट ऑफ द 41, बिकॉज 40 था, है ना? डायग्राम वाले को 41 मान लेते हैं। कितने आपने एक अटेम्प्ट क्वेश्चन किए? में जैसे 3 फिल इन द ब्लैंक्स है, 2 आए, तीसरा छोड़ दिया, तो वो कैसे बताओ फिर? 8 छोड़ दिए। मानो, सिर्फ एक क्वेश्चन मानो, क्वेश्चन तो एक ही था ना? हम 21 अटेम्प्ट किए। 24। नो, इट्स 50%। सिर्फ 50% आप लोग कर पाए। मैम 38 मैम कर 36 मैम 8 फिलअप छोड़ करे। दिए। मैम 1-2 में तो डाउट है, इसलिए मैंने लिखा है कि 28 या 30 तक मैंने कर रखा है। हम 36 करे। मैम 3 से 4 छूट गए। कोई बात नहीं, अब हम सारे कर लेंगे, ठीक है? स्टार्टिंग से आता है। अभी आप लोग ही बताओगे मेरे को आंसर्स, बिकॉज मुझे भी नहीं आते आंसर्स इनके। फर्स्ट क्वेश्चन, कपल्स आर टर्म्ड इनफर्टाइल व्हेन दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ। मैम अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड 1971। 1971। वेरी मैम आप क्वेश्चन मत पढ़ो ना, 100 क्वेश्चन है तो आप पढ़ोगे, इससे सही आप डायरेक्ट पॉइंट बोलो, हम आंसर बोलते हैं। अच्छा, थर्ड का आंसर बताओ। मैम ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड। ट्रांसमिशन नहीं, उसका ट्रांसफ्यूजन। यू कैन राइट, चैट सेक्शन में लिखो या नहीं लिखो, बोल के बता सकते हो। अब 4 का 15 to 22 years से जो भी है। 24 24 है। जो रिप्रोडक्टिवली एज होती है उसमें सबसे ज्यादा चांसेस होता है। नेक्स्ट, मैम आप इस पे लिखने भी जाओ ना आंसर। लिखो ना मैम। अच्छा लिख। ओके, मैम 80 से 21 होगा ना? ट्रांसफ्यूजन 24 दिया है इसमें। 24 एनसीईआरटी की लाइन है, ये 24 है। इफ प्रेगनेंसी एक्रोस 12 वीक से ज्यादा हो चुके हैं बट सेकेंड ट्राइमेस्टर में है, एमटीपी कराना, कितने मेडिकल प्रैक्टिशनर की कंसल्ट कराएंगे? 2 दो मैम। नेक्स्ट,
फैमिली साइज पर इंडियन गवर्नमेंट हैज रेज्ड द स्टैट्यूटरी मैरिज एज। बताओ बताओ जल्दी। 18 और 21 18 और 21 हमें क्लास सीन दिखाना प्लीज। दिखाती हूँ बेटा। मैम डन। 18 to 21. Seventh का आंसर 10 to 17. 17 मैम 14 days 14 days 14 Ovulation. 10 से 17 है मैम, सही है नेक्स्ट। मैम। इजी मैम easily available Easily. मैम इजीली। नेक्स्ट। मैम क्वाइटस विड्रॉवल है, विड्रॉवल मेथड, क्वाइटस या फिर विड्रॉवल है, Interrupters, हाँ. नेक्स्ट। मैम नील 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 मिल मैम। मैम हाई होगा ना? नहीं हाँ आएगा मैम। नेचुरल मेथड है ना। नेचुरल में बेटा हायर होता है, नहीं होगा। टेस्टेड सिचुएटेड आंसर मैम about 250. इस पूरी स्लाइड में किसी में भी कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। नो मैम मैम 15 से बताना मैम। 15 मैम से 14 कॉन्स्टिट्यूट सेमाइनल प्लाज्मा और सीमन कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम और कैल्शियम एंजाइम। मैम 14 भी। अच्छा 14 वाला। यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द, यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट होता है? यूरिनरी ब्लड एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। यूरेथ्रोमिटस कोई मेरे को बता एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है या नहीं है? है मैम मैम। एग्जैक्ट लाइन है लास्ट लाइन सबसे लास्ट लाइन है। यस मैम। हाँ? आगे गुंजन समझ में? मैम फर्स्ट वाले का यूरिनरी लैडर है। आप ही मैम बता रहे 14 हो। ओके मैम। कंफ्यूज हो गुंजन अभी भी? यस नो मैम क्लियर है। मैम एक बार 13 वाले का आप बताना। सेमिनिफेटिव व्यूज ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द कौन से वाले का पूछ रहे मैम आप ही पीडीएफ ही भेज देना, हम लोग मैम, एनसीईआरटी से खुद ही बात कर लेंगे। मैम 13 का। इससे मेहनत भी होगी थोड़ी। थोड़ी मेहनत एनसीईआरटी पे ढूंढोगे बैठ के। मैम 13 सेमिनिफेटिव व्यूज ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द रेटी टेस्टिस रेनिन टेस्टिस। मैम वहाँ से नीचे आएगा ना, उसके थ्रू रेटी टेस्टिस आएगा ना। तो उसमें आएगा ह्यूमन एग्जैक्टली यही लाइंस। देखो मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ, रुको। मैम आप मत दिखाओ ना, हम खुद ढूंढेंगे तो हमें पता चले। बच्चों को एटलीस्ट रियलाइज होना चाहिए कि भाई आप लोग क्या क्लास में रहते हो ना, तो पूरा ब्रेन जो होता है ना एक्टिव रखना चाहिए प्रॉपरली, वो रखते हुए नहीं। मैम आपने उसमें बताया था सेमिनिफेरस शेड्यूल से रेटी टेस्टिस में, फिर वासा मैम वासा फ्रेंचिया से रेटी टेस्टिस आएगा ना। पहले वासा फ्रेंचिया में जाती है रेटी टेस्टिस से, थ्रू रेटी टेस्टिस जाती है। रेटी टेस्टिस के थ्रू ओपन होंगे मैम। वो तो टेस्टिस मैम बताई थी। रेटी टेस्टिस वासा फ्रेंचिया फिर एपिडेमिस वासा डिफरेंशिया, वो तो याद है। तो क्वेश्चन में आगे बताओ। मैम एपिडाइम होना चाहिए ना, और थ्रू बोल दीजिए सब। Rated STG. मैम आपने इसके लिए एक ट्रिक बताई थी। स्क्रीन REED Rated testis, vasa efferentia, epididymis and vas deferens। यस ठीक है। इस स्लाइड में बताओ क्या डाउट है? नो मैम। नो मैम नहीं इसमें। मैम 17 को बता दो एक बार। The edge of the infundibulum possess finger-like projection। किसके एज पे finger-like projection होता है? infundibulum के। फंडिबुलम के मैम 17 ट्रॉमा जो होता है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। कॉर्टेक्स कौन सा होता है, आउटर या इनर?
Peripheral cortex is a medulla. Outer peripheral cortex. part 16 का second part. Each ovary is about and is connected to the pelvic walk and uterus. Suspensory ligament. Yes, ma'am. Ligaments. Okay, ma'am. आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। यस आंचल, No, ma'am. कुछ डन ना? Yes, ma'am. yes. 19 वाला नहीं करा था, वो वाला बता। Yes, ma'am. 19 में क्या था? ह्यूमन मेल इजेकुलेट अबाउट कितना? 200 से 300 million. Normal ma'am 60% होगा और 60% जो होता और है वो 6% of normal size 60 में से और 40% की vigorous mortality. and at least 40% with 40%. gross mortality. और शेप ओवल होती है और साइज होती है। डन 19 वाला? यस मैम। Yes, ma'am. 25 वाला बोल रहे थे। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है लिम्स एंड डिजिट्स। लिम्स मैम 21 वाला एक बार बता दो। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस appear on the trophoblast क्रॉनिक और यूट्रीन टिश्यू प्लस मैटरनल ब्लड। मैटरनल ब्लड हो क्या? डायरेक्ट मैम वो सराउंडेड किससे होता है ये नहीं समझ यूट्रीन टिश्यू पूरा वही मटेरियल वगैरह ब्लड वगैरह सब। यूट्राइन टिश्यू। इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन? नो मैम। नो मैम वाला बता दो। कौन सा सेक्शन? 27 फर्स्ट 26 फ्रॉम द पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के लिए सिग्नल कहाँ से आता है? फीटस एंड प्लेसेंटा। यस Placenta. which induce mild uterine contraction called fetal ejection reflex। के थ्रू होता है but इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नॉन एज fetal इजेक्शन reflex। ठीक है। यस मैम। एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम रीजनरेट मैम 26 बता दो। कौन सी एंटीबॉडी? पार्चुरेशन इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइन। नहीं होगा कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। कौन सा इल्मस? मैम 33 मैम 32 Designer. मैम 34 एपिडर्मिस एंडोथेलियम मिडल ईयर टैपेटम। मिडिल ईयर टैपिटम। एपिडर्मिस 33 एपिडर्मिस मिडल ईयर टैपेटम। मैम आप 14 क्वेश्चन के अलावा भी करवाएंगे। It's fine. प्रोपोलिन। नेक्स्ट। नो डाउट? नो मैम। मैम फर्स्ट क्या? हम 36 बता दो एक बार। मैम 36 इवन इन एब्सेंट ऑफ पॉलिनेटर है ना मैम। एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। वेरी नाइस। पॉलिनेटर की एब्सेंस में भी। मैम 40 बता दो। मैम क्लोज होता है तो उसमें पॉलिनेटर जाएगा। ल्यूपाइनस एक्सेडेड कहाँ से? आर्टिक टुंड्रा। मैम 39 का फिनिक्स टेक्टिलिफेरा होगा ना? मैम 40 का क्या होगा? वो है थर्मल नहीं आर्कटिक टुंड्रा। मैम 39 फाइनिक्स टेक्टाइलिफेरा। मैम अभी आप और क्वेश्चन करवाएंगे? अभी क्लास से नहीं जाना है, बस ये लास्ट है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है वो बताऊंगी। पेरिकार्प, बी स्क्रोटम, सी फिलम। सी प्लूमोल। बी इज व्हाट? स्क्रोटुलम।
Scutellum. Scutellum. A is what? Pericarp. तो दिखता है जब डायग्राम में एबीसी मेंशन करके आता है तो कितना कंफ्यूजन होता है। एनसीईआरटी की बुक से देख लिया, हाँ देख लिया पेरिकार्प है, ये है वो है, और एग्जाम में जब वही डायग्राम आ जाता है कितना कंफ्यूजन हो सकता है। Yes, हो सकता है। चलो ये तो था आज का बारे में, जितना हम लोगों के डाउट्स थे वो हम लोगों ने ले लिए। अब मेन चीज देखो, आप लोगों के सबसे ज्यादा मुझे जो फील हुआ, एक अब से आप लोग क्या करोगे ना, सबसे ज्यादा फोकस किस पे करोगे अपना? रीडिंग पे। ठीक है, अब से आप लोगों का जो क्लास होगा ना वो लॉन्ग टर्म में ऐसे मान के चलना, अभी मेरे साथ ही चलेगा जब तक नेहा मैम का थोड़ा हेल्थ इश्यूज नहीं होता वो बच्चे। ठीक है, बाकी जो आप लोग जैसा उसमें परफॉर्म करेंगे उस अकॉर्डिंग विल वर्क, बट एनसीईआरटी रीडिंग हर एक बच्चे को बहुत अच्छे से करके आना है, बहुत एनसीईआरटी रीडिंग करना है। हम जो भी चैप्टर करेंगे विल ट्राई इसी फॉर्मेट में करना पसंद करोगे या एमसीक्यू वाले फॉर्मेट में? ये बस एमसीक्यू क्या है, एमसीक्यूज वी हैव सेलेक्टेड। Yes. नीट के कर लेता है वो, मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगी फटाफट, एमसीक्यू देखिए इसका ये है भी है कर देते हैं। मैम मैं एक सजेशन देना चाहूंगी, आप ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन लेके आइए, बट ना मैम आपने असर्शन रीजन क्वेश्चन भी ऐड कर दीजिए। क्वेश्चन देखो, सुनो ममता ने बोला असर्शन रीजन, अब मैंने असर्शन रीजन में यहाँ पे क्यों नहीं डाला, बिकॉज असर्शन रीजन में क्या होता है ना, पूरा का पूरा स्टेटमेंट हम लोगों को पढ़ के बताना होता है, इज दिस करेक्ट और नॉट। अब आप खुद देखो यहाँ पे आप अपना स्टेटमेंट पढ़ के खुद ऑप्शंस फिल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को स्टेटमेंट्स याद हो रहे हैं ना। Yes, क्या इसको करने के बाद आपको स्टेटमेंट वाला आ जाए, असर्शन वाला आ जाए, उसमें डिफिकल्टी आ सकती है? No, ma'am. मैम बट ना कुछ होते हैं जिनके ना एक दो टर्म्स में इतना सा चेंज होता है, पूरा चेंज हो जाता है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। तो कब होगा, जब आप पूरी तरीके से एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ के क्लास में आओगे, क्योंकि आपको रहेगा मैं पूरी एनसीईआरटी बुक में से ना कहीं से भी क्वेश्चन डाल दूंगी। ये नहीं कि मैं बने बनाए डाल रही हूँ, मैं खुद एनसीईआरटी बुक लेके बैठती हूँ, उससे एक एक क्वेश्चन बनाऊंगी। जितना डिफिकल्ट होगा मैं उतना ज्यादा डिफिकल्ट बनाऊंगी। आप लोगों के सामने चैलेंज ये होगा कि मैम कहीं से भी लाइन दे दे, मुझे हर एक लाइन आनी चाहिए अच्छे से। ये नहीं कि आप पूरी एनसीईआरटी रटने बैठ जाओगे, आप हर एक लाइन को समझ के चलना, हर एक लाइन को समझ के चलोगे, स्टेटमेंट आ जाए, असर्शन आ जाए, फिर वो कहीं से भी वर्ड चेंज कर ले। विल ट्राई कि मैं ना ऐसा भी करूंगी कि स्टेटमेंट अभी मैंने यहाँ पे फिलअप डाला हुआ है, उस फिलअप की जगह पे मैं वहां पे कोई रॉन्ग वर्ड टाइप कर दूंगी। क्वेश्चन ये है करो इज दिस ट्रू एंड आप ना थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन लेके आइए, मतलब हमारे लिए वो हेल्पफुल रहेगा। फिर ट्रू फॉल्स वाला भी, फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी हम ये कर लेंगे, और मैच द फॉलोइंग तो हम लोग बहुत इजीली कर लेते हैं, उसमें तो डिफिकल्टी आता नहीं, एक दो ऑप्शन पिक कर लो आ जाएगा। ठीक है, हम अब से नेक्स्ट जो आपको मिलेगा उसमें ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस भी ऐड कर दूंगी, जिसके लिए आई एग्री कि हाँ फिर आपका स्टेटमेंट और असर्शन दोनों हो जाएंगे वहां से। मैम नेक्स्ट कौन से चैप्टर का होगा? हाँ वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहली चीज आप लोगों को करनी है अपनी एनसीईआरटी रीडिंग बहुत अच्छे से, और साथ ही साथ ट्राई करना कि अपने नोट्स को भी पढ़ लेना एक बार। ओके मैम। Yes, चैप्टर में करा दे रही हूँ, आज हमने पूरा रिप्रोडक्शन यूनिट कर लिया, मतलब पूरे नीट का 11% हम फिनिश कर चुके। ठीक है, कॉन्फिडेंस अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस को देखने के बाद ये फील हुआ ना कि भाई मैं नहीं कर पाई, जैसे कुछ बच्चे ने बोला 23-25 कर पाए, विच इज 50% है वो। ठीक है, तो हमें 50% पे नहीं जाना है, हमें कहीं ना कहीं 80% प्लस जाना है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, इन ही यूनिट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, सारे PYQs लगा डालने हैं इनके खुद से। yes, ma'am. वो करके तब आप नेक्स्ट यूनिट पे जाओगे। ये नहीं कि मैम ने फिनिश कर दे तो मेरी साइड से भी फिनिश है, आप लोगों की साइड से यूनिट्स तब फिनिश मानी जाएगी अगर आपने आज के टेस्ट में 100% स्कोर किया है। तो अगर आप किसी भी चैप्टर के लिए टेस्ट दे रहे हैं, अगर आप 100% स्कोर कर रहे हैं तभी आप उसको फिनिश माने, अनलेस आप उसको फिनिश नहीं मानेंगे। रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका यही है, नहीं तो फिर आज रिवीजन कर रहे हैं 2 महीने बाद फिर से हमें ये चैप्टर उठा के रिवीजन करने पड़ेंगे, ये नहीं हम चाहते। ठीक है, ये चीज हम लोगों को करके चलना है। ये आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस है, मैं आप लोगों को स्लाइड शेयर करूंगी, आप लोग इन होमवर्क क्वेश्चंस को करेंगे, 10 क्वेश्चंस। मैम पहला वाला तो सेम ही है मैम।
जो भी किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, प्लांट्स किंगडम एंड बायोमोलिक्यूल्स, इन 3 चैप्टर को हम रिवाइज करके चलेंगे। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और प्लांट किंगडम का एक एक वर्ड आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ोगे, और ये नहीं कि पूरा पूरा दिन इसी में लगा रहे हो। मैक्स इस चैप्टर को पढ़ने में आपको 1.5 आवर लग जाएगा, इस चैप्टर में 1 घंटा लगाना। बायोमोलिक्यूल्स में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना, जैसे वहां की टेबल्स है वो करना, सारी डायग्राम से वो करना। अगर बाई चांस हम लोग लाइक जो सेल वाला चैप्टर है वो काफी टाइम बाद रिवाइज कर रहे हैं तो हमें कितना टाइम लगना चाहिए? लाइक प्लांट किंगडम में तो 1 आवर ठीक है, बट अगर सेल वाला चैप्टर बहुत टाइम बाद कर रहे हैं तो अप्रोक्स कितना टाइम जाए? बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ एनसीईआरटी से करो, याद मत करो, पूरा प्रोसेसिंग पे मत जाओ, क्योंकि हम लोगों को बोर्ड एग्जाम नहीं देना है, हम लोगों को सब्जेक्टिव नहीं देना, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ उस चैप्टर के अंदर से 3 क्वेश्चंस आएंगे मैथ्स, उन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो एनसीईआरटी पढ़ो। देखो सबसे बेस्ट तरीका होगा, मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, एक सेकेंड ना, मुझे अपना स्क्रीन शेयर करने दो। एनसीईआरटी रीडिंग करने बैठते तो बहुत टाइम स्ट्रेच हो जाता है। डोंट वरी, मैं आप लोगों को एनसीईआरटी रीडिंग करने का वे सिखाती हूँ एक बार। यस मैम, क्योंकि मैम मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं हमें ढंग से पढ़ना नहीं आता, और हाँ। मैम समझ नहीं आता है किस चीज मैम को हमने तो छोड़ ही देते पहले करा था समझ मैम, आ 1.5 जाए। से 2 घंटा लग गया था एक चैप्टर में मुझे तो। नहीं लगना, उतना नहीं लगेगा, अब ध्यान से समझना। देखो अभी मैं आपको अपना एग्जांपल देके चलती हूँ कि लेट सपोज मुझे किसी ने होमवर्क दिया कि भाई मुझे सेल चैप्टर पढ़ना है, तो मैं क्या करूंगी ना, अपने पास एक नोटबुक लेके बैठूंगी सबसे पहले, रफ नोटबुक, या फिर जिसमें मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी, बिकॉज अभी वो टाइम नहीं है कि अब हम डिटेल नोट्स बनाए। डिटेल नोट्स आई गेस सबके पास होंगे इस चैप्टर के। यस नहीं भी है ना, बनाना नहीं है, ये एक ऐसा चैप्टर जिसके डिटेल नोट्स चाहिए ही नहीं हमें, डायरेक्ट एनसीईआरटी। तो मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगी और बस अपने पास एक छोटे से डायरी या कुछ भी लेके बैठूंगी जिसमें मैं इंपॉर्टेंट चीजें लिखूंगी। तो मुझे सेल की डेफिनेशन पता है, सेल क्या होता है, व्हाट इज सेल, तो मैं इसको ज्यादा फोकस नहीं करूंगी इस वाली लाइन पे। सेल का क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ये दिखाता है, एंड परफॉर्मिंग द असेंशियल फंक्शन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आ जाता है। यस ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगी नहीं, लेकिन अपने पास ये पढ़ लिया। फिर इसके बाद एंटोन लीवेनहुक ने क्या किया था, लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, उन्होंने लिखा। तो मैं जहां अपने नोट्स लिख रही हूँ ना, क्योंकि मैं अगर भूलूंगी, मैं सेल की डेफिनेशन नहीं भूलूंगी ना, मुझे भूलने के चांस क्या है कि मैं ये भूल जाऊंगी लिविंग सेल को कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो मैं अपने पास डेटा में लिख लूंगी लिविंग सेल एंटोन लीवेनहुक। फिर नेक्स्ट आया, मैं ये भूल जाऊंगी न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने, तो मैं लिखूंगी न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। डेड सेल को किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक। ये तो मैंने ये डेटा लिख लिया। तो अब नेक्स्ट टाइम जब मैं इस चैप्टर को पढ़ रही होंगी, तो मैं नेक्स्ट टाइम इस चैप्टर में ये पूरा पैरा ना पढ़ के मैं अपने वो नोट्स ही पढ़ लूंगी ना, क्योंकि यही 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे। यस सेल थ्योरी, सेल थ्योरी वाले पार्ट पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे मिला मैथ्यूस शेल्डन है 1838 में, जो एक जर्मन बॉटनिस्ट है, मुझे कभी याद नहीं रहता। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, अपने पास लिख लूंगी कि ये शेल्डन थे कौन से ईयर में, 1838 में। कैसे साइंटिस्ट थे, जर्मन बॉट, बिकॉज इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब मुझे बॉटनिस्ट अगर मुझे याद रह गया तो मुझे ये याद करने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना कि इन्होंने प्लांट को स्टडी किया था। बॉटनिस्ट वी ऑल नो प्लांट के ऊपर करते हैं। यस मैम जरूरत है ना। फिर आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट वी हैव कि भाई हमारे पास कौन से साइंटिस्ट है, थियोडरी साइंटिस्ट है, जिन्होंने 18, तो मैं इनका नाम लिख लूंगी, थियोडरी शेवान। ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, वो जर्मन से थे, ब्रिटिश से थे। अब जूलॉजिस्ट है तो मुझे याद रह जाएगा कि इन्होंने एनिमल से याद कर लिया मैंने। यस मैम साइंटिस्ट ने मिलकर सेल थ्योरी दिया था, हमको बचपन से याद रहती है व्हाट इज सेल थ्योरी, वो तो हम कभी नहीं भूलेंगे। फिर इस सेल थ्योरी के अंदर मॉडिफिकेशन किया था किसने, रुडोल्फ वर्चू ने। तो मैं अपने नोट्स में इसको लिख लूंगी, रुडोल्फ वर्चू 1855 में। इन्होंने एक टर्म दिया था ओमनी सेलुलर सेलुलर, याद रह जाता है तो ठीक है, नहीं याद रहता तो नोट्स में लिख लो, करो। ठीक है, फिर आ जाओ ओवरव्यू ऑफ सेल पे, अच्छे पढ़ लो इसको, यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व। और फिर पढ़ने के बाद ये चीज देखो कि मैं यहाँ से क्या चीज भूल सकता हूँ, उसको नोट्स में लिख लो। मैम मैम जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, ऐसा लगता है सभी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है। मैम वैसे क्या करें तो?
मोस्ट इम्पोर्टेंट वो चीज है जो मुझे लगता है मैं भूल जाऊंगी। तो मैम जो मैम पहली या दूसरी बारी पढ़ रहा है उसके लिए क्या? बेटा ऐसे थोड़ी ना बिल्कुल पहली बार जब पढ़ रहे होंगे। बेटा शबनम अगर रुक सकते हो तो 5-10 मिनट रुक जाओ। हाँ तबियत खराब है तो डोंट वरी, आप लीव कर लो। मैम इसमें ओवरव्यू में मैम सिर्फ ये याद रख सकती हो ऑर्डिनल्स है, और किस में नहीं होता है किस में होता है, उसके एग्जांपल वर्स रहते हैं हमेशा यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, इसीलिए बोला ना एक बार एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, साइड बाय साइड अपने नोट्स पढ़ना। नाम समझ गए आप कैसे कह रहे हो। मैम आपने बताया नहीं, जो मतलब पहली या दूसरी बार पढ़ रहा है उसके लिए क्या? तो उसके लिए है ना, पहली बार अच्छे से नोट्स पढ़ लो, एक बार टाइम लगा लो, सिर्फ एक बार मेहनत करो, 3 से 4 घंटे लगा लो। सेकंड टाइम हो 3 से 4 घंटे रिड्यूस होकर 2 घंटे हो जाने चाहिए। थर्ड टाइम में 2 से वो 1.5 हो जाना चाहिए। और फिर एक टाइम ऐसा आ जाना चाहिए, मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या बोला था, एक चैप्टर एटलीस्ट 5 से 6 7 बार टॉपर्स तभी बनता है। किसी भी टॉपर की स्टोरी सुन लेना, वो यही बोलेगा मैंने एनसीईआरटी एटलीस्ट 7 बार, तो 7 बार उसने 4-4 5-5 घंटे लगा के नहीं पढ़ी होती है। टाइम रिड्यूस होता चला जाता है हमारा। आप खुद बताओ, मनीषा बताएगी मैंने जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो एटलीस्ट 6 से 7 लेक्चर लगे थे। यस मैम। अभी मैंने 2 लेक्चर में पढ़ाया और सब डिटेल में कराया, एक एक चीज अच्छे से कराई। यस मैम। लेक्चर डिलीवरी वाला टाइम हुआ ना। और मैम जब हमने मैम जैसे एनसीईआरटी ली थी है ना, तो उसको आधा घंटा लगा और बिल्कुल अच्छे से क्लियर भी हो गया। हाँ इसीलिए पता है टॉपर्स के लिए टाइमर लगा के जैसे एनसीईआरटी यूज करती हूँ। तो आपने ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन पहले कराया था, तो मैम मुझे मतलब 1.5-2 घंटे लगे थे मतलब पूरा अच्छे से पढ़ने में उसको। पर जब दोबारा रिवाइज करते गए मैम, अभी आपने कराया तो मैम ये शायद 8वां या 9वीं बार रिवाइज करा था, मतलब 15-20 मिनट में पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया था। हाँ एक टाइम ऐसा आएगा हर चैप्टर में 15 मिनट लगेंगे आप लोगों को। और जब ये नोट्स अपने पास बना लोगे ना, उस नोट में सिर्फ वो चीज लिख के चलोगे जो मैं अक्सर भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ, तो फिर तो एक चैप्टर को रिवाइज करने 10 मिनट। आप खुद सोचो, कल नीट एग्जाम है, टोटल वी हैव 76 चैप्टर्स। क्या एक दिन में पॉसिबल है 76 चैप्टर कर लोगे? हर किसी में 2-2 घंटे अगर आप लगाने लगे। नो मैम। तो कई लोगों को रिवीजन का टाइम रिड्यूस करके चलना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? यस मैम। यस मैम। तो रिड्यूस कैसे होगा? रिपीटिव रिवीजन करते रहो, वहां से डेटा एक्सट्रैक्ट करते रहो कि भाई ये चीज है जो मुझे याद नहीं रहती है। यस मैम। इसीलिए बोलते हैं रिवीजन बहुत जरूरी होता है, बार बार रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, तो पूरा ऐसे ही कर लेना, टाइम लेके आप लोग अच्छे से। बट ये भी मत करना सिर्फ बायो कर रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी टाइम निकालना। मतलब कल आप लोगों की स्कूल की छुट्टी है ना? वैसे मैंने प्लान किया था कि कल आप लोगों की मैं क्लास ना मॉर्निंग में रख लूं। मैम नहीं है। नो मैम छुट्टी नहीं है, कैंसिल हो गई। अच्छा कैंसिल हो गई, हाँ बट मैं मॉर्निंग में फिर भी नहीं रखूंगी क्योंकि आप लोगों को टाइम देना। और जिसकी छुट्टी है तो ऐसे मान के चलना भाई 3-3 घंटे कर लो, 3 घंटे फिजिक्स कर लो, 3 घंटे केमिस्ट्री कर लो, 3 घंटे बायो कर लो। और ये नहीं कि छुट्टी वाले दिन सुबह उठ रहे हो 10 बजे, 5-5 बजे उठने की आदत डाल लो। क्योंकि ये जो टेस्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सीरियसली बता रहे हूँ, ये एक लास्ट स्टेज है आप लोगों का, 26 नवंबर वाला। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जितना बताया उसको ट्राई करना। एल्मस अनुष्का कोई डाउट है? बाय मैम। मैम हमारा तो टेस्ट ऑनलाइन होगा, हमारा आपने जो सिलेबस दिया उसी पर हाँ से होगा अनुष्का, ना? उसी पर से ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा। मैम आप ये पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा। हाँ मैं वो नोट्स वाला जो आज कराया उसका पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूंगी, डोंट वरी। बट आई सजेस्ट कि भाई कल की क्लास में पढ़ के आना अच्छे से। तीनों ना कर पाओ चैप्टर, 2 चैप्टर अच्छे से कर लेना, एटलीस्ट इफिशिएंसी दिखाना अपनी कि हाँ चलो एक भी चैप्टर अच्छे से पढ़ के आना। तो उस चैप्टर के अगर 20 क्वेश्चन में लेके आ रहे हो ना तो 100% होने चाहिए। ये करना, ये नहीं कि तीनों चैप्टर ऊपर ऊपर से करके आ गए। एंड मैम आप जब ये स्लाइड पीडीएफ शेयर करते हैं ना, इसमें आंसर की भी वो कर दीजिएगा।